डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो साइंस का सिलेबस शुरू किया हुआ है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो चैप्टर 5 है हमारा लाइव प्रोसेसेस, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम क्या करेंगे, इसके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी लेंथी रहा है। इसके हमने सेपरेट जो 7 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इस चैप्टर के जो कुछ पार्टिकुलर टॉपिक हैं, जो आप टॉपिक से रिलेटेड एक उसको हमने यह है कि अलग से एक पार्ट के अंदर ही जो डिस्कस किया है वो आप वहाँ पे कर चुके हैं। और उन सभी पार्ट्स के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो आप वहाँ से भी, क्योंकि इन क्वेश्चंस के मैक्सिमम आंसर हम कर चुके हैं, तो साथ में हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। बस आपको जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो समझाने की कोशिश की जाएगी, और आप आंसर्स को कितना अप्रोच कर सकते हो, कितना आपको लिखना पड़ेगा, वो हम जस्ट इस पार्ट में देखेंगे। तो ये पार्ट 8 रहेगा। 7 पार्ट्स जितने भी हम पढ़ चुके हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है वो वहाँ से स्टडी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है वो स्टडी कर लेते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसुफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो डिफ्यूजन का आपको पहले पता होना चाहिए क्या होता है। डिफ्यूजन हम नाइन्थ या फिर लोअर क्लासेज में भी पढ़ लेते हैं। क्या होता है ये? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स किसके हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जब मूव करते हैं कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स का मूवमेंट ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन सिंपली ज्यादातर केसेस में हम किसका पढ़ते हैं? गैसेज का सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, और सॉलिड का डिफ्यूजन सबसे कम होता है। क्योंकि डिफ्यूजन के लिए, मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी हम नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे, काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल के पास ज्यादा होती है, जिसकी वजह से गैसेज का डिफ्यूजन अच्छा खासा होता है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर हालांकि इसने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जिक्र किया हुआ है। दो टाइप के हम ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा, और मल्टी सेलुलर में तो हमारे मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सिंपली एक सेल होती है, एक ही सेल होती है, और जिसकी वजह से वो क्या है, पूरी की पूरी इसकी बॉडी या फिर हम बोले पूरी सेल डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से बाहर यदि O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो O2 क्या है, इसके अंदर डिफ्यूज हो जाती है। जबकि जो CO2 है इसकी बॉडी के अंदर बनती है, वो बॉडी से बाहर हो जाती है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ह्यूमंस, हमारी बात करें तो हम केवल एक सेल से नहीं मिलकर बने हुए, हमारे बहुत सेल्स हमारे अंदर होती हैं। और कुछ सेल तो हमारी जैसे स्किन की सेल हैं वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन इसके नीचे काफी सारी लेयर्स में सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मसल्स की सेल हैं, बोन्स में भी सेल्स होती हैं, इसके अलावा कार्टिलेज हैं, तो काफी सारी ब्लड वेसल्स के अंदर भी सेल्स होती हैं। तो वो सेल्स ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए। तो हम जैसे ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमंस जैसे ऑर्गेनिज्म में क्या जरूरत होती है? स्पेशल एक प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, दो सिस्टम है वो मिलके जब काम करते हैं तभी जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है हमारी हर एक है। तो हम सिंपली क्वेश्चन इसका थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन आंसर का इजी हो जाता है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को यदि ज्यादा नंबर में पूछा जाए ना तो अभी आप एक्सप्लेन कर सको। तो अमीबा का जिक्र आप 3 नंबर ना जाए तो जिक्र कर सकते हो कि अमीबा में तो एक ही सेल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहती है, जबकि हमारे जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ सेल्स तो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। चलो वो तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है डिफ्यूजन उनमें देखा जाए, लेकिन हमारी भी जो ज्यादातर सेल है ना जो कॉन्टेक्ट में है वो डेड सेल्स हो, लिविंग सेल्स तो इनके नीचे प्रेजेंट होती हैं। सेल्स क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्स ऑफ अवर, या फिर ऑल सेल्स ऑफ अवर बॉडी आर नॉट
डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं, जिसके लिए उनको स्पेशल रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है, ताकि हर सेल में क्या हो सके, हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। तो सिंपली ये याद रखना है कि लोअर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है पूरा ऑर्गेनिज्म है या पूरी बॉडी है, जिससे वो डिफ्यूजन पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन के अंदर भी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि गैसियस डायरेक्ट एनवायरनमेंट से करता है, वो आप याद रख सकते हो, कॉर्निया। कॉर्निया जो हमारा आई का ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है ना, ये क्या है, इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा होता है ये। और क्या करेगा, इसके अंदर जो सेल्स हैं वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से ही क्या करती हैं, जो डिफ्यूजन है वो करती रहती हैं, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले लेती हैं। और इसी को डिफ्यूजन को करवाए रखने के लिए इस लेंस को, या फिर जो लेंस सॉरी ये जो कॉर्निया है, इसको हमेशा क्या है, गिल्ला करके रखा जाता है। हमारी जो आईलिड है बार बार क्या करती रहती है, वो के ऊपर से मूवमेंट करती रहती है। तो डिफ्यूजन है वो डायरेक्ट कॉर्निया में जरूर मिल जाता है, लेकिन सारी सेल्स नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसाइड वेदर समथिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग, या फिर अलाइव है, कोई भी चीज जिंदा है, उसको हम किस बेस पे बता सकते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या, लाइव प्रोसेसेस के एग्जांपल आप दे सकते हो कि कुछ लाइव प्रोसेसेस हैं वो उसके अंदर होती हुई दिखेंगी, जैसे कि रेस्पिरेशन हो रहा है या फिर ब्रीदिंग हो रही है उसके अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसे विजिबल मूवमेंट्स हैं, बॉडी शो कर रही होती है, हाथ पैर हैं वो मूव कर रहे हो सकते हैं, मूवमेंट इन बॉडी ऑर्गन्स ये बोल सकते हैं। या आप अपनी समझ से भी इसका आंसर लिख सकते हो। इसके अलावा वो काफ़ी सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, जिनको मेटाबॉलिज्म भी हम बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति सचेत होता है, जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस भी वो शो करता है। कॉन्शियसनेस के अंदर चेतना पाई जाती है, और उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है। ये करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स एन ऑर्गेनिजम्स, बाहर से हम कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, और क्या क्या है हमारी नीड, क्या होती है, हम जो बाहर से एनवायरनमेंट से लेते हैं, सिंपली क्या होता है, फूड होता है, इसके अलावा एयर होती है, वाटर होता है। तो मेनली हम जो इनटेक करते हैं बाहर से एक ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम यही चीज़ों को बेसिक नीड्स यही रहती हैं। और यदि आपसे पूछा जाए वाई आर द रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, क्यों जरूरत होती है, ये क्या पूछा है, क्या में तो हम लिख देंगे। और यदि वाई आपसे पूछा जाए तो वाई का जवाब क्या रहेगा, टू मेंटेन लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर का जो नाम है ना, लाइफ प्रोसेसेस, हमारी बॉडी के अंदर होने वाले जो जैव प्रक्रियाएं हैं उनको मेंटेन रखने के लिए हमको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हीं से एनर्जी निकलती है। और या वाटर है, जैसे वाटर यदि एनर्जी नहीं देता, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जो लाइफ प्रोसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, उनके अंदर क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ, कौन कौन सी प्रोसेस है, इसका आंसर और हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स हमने लिखे थे उसका आंसर लगभग सेम ही है। और लाइफ प्रोसेसेस, इस पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो। लाइफ प्रोसेसेस क्या है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में ही एक्सप्लेन किया था, सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए या फिर उसके फर्दर ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं, उसको हम लाइफ प्रोसेसेस और इसमें उसके एग्जाम्पल दे सकते हो आप। के बाद हम नेक्स्ट ब्लू बॉक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन हुआ है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस। और ये बिल्कुल एक 6th क्लास का बच्चा है वो भी इसका आंसर दे सकता है इजीली। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है ज़्यादातर, और प्लांट्स भी कैसे, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा एल्गी हैं वो इस न्यूट्रिशन को शो करती हैं। और ऑटोट्रोप्स की और खास बात क्या होती है कि ये हमारी प्रोड्यूसर्स का भी काम करते हैं, प्रोड्यूसर्स इन आवर एनवायरनमेंट। जबकि ये जो न्यूट्रिशन है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि ये किसके द्वारा शो किया जाता है, हेटरोट्रोपिक या फिर हर्बीवोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा। कंज्यूमर्स जो दूसरों को खाते हैं, खासकर प्लांट्स या एनिमल्स को, तो कंज्यूमर्स हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। बोल सकते हैं क्या करते हैं, ये डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। और ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फूड ऑन सेल्फ।
तो इस तरीके के आप पॉइंट लिख सकते हो। इसके अलावा और क्या जो डिफ्रेंशिएट है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है वो देखी जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो मिलती है, और यहाँ पे नो फोटोसिंथेसिस आप बोल सकते हो, नो फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमको पता है प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल की जरूरत होती है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल का होना जरूरी होता है। यहाँ पे नो नीड ऑफ क्लोरोफिल आप लिख सकते हो। यदि क्वेश्चन 3 नंबर में है तो ऐसे आप एक से पॉइंट बना बना के काफी सारे डिफरेंस निकाल सकते हो। और क्या हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, सनलाइट पे ये डिपेंड करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, ये इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। डायरेक्टली ये तो नहीं बोल सकते कि डिपेंड करते ही नहीं है, इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे, क्योंकि प्लांट्स फूड प्रिपेयर करता है वो ये कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम ये याद रख सकते हैं कुछ जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए हैं, 4 से 5 पॉइंट के अलावा आप अपनी तरफ से और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर डू द प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है, हमारे पास जरूरत होती है CO2 की, H2O की, और इसके अलावा सनलाइट की, इन्हीं की जरूरत होती है। CO2 कहाँ से लेते हैं, एनवायरमेंट में से, एनवायरमेंट में से थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए एनवायरमेंट में से CO2 लेते हैं। वाटर कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम सोयल थ्रू रूट्स। और सनलाइट कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम एटमोस्फियर, हमारे वातावरण से ही लेते हैं ये। और किसके द्वारा लेते हैं, बाय क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल। इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं वो यूज किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में और कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, हमारे शरीर में, हमारे स्टमक के अंदर जो HCl सिक्रीट होता है, पूछ भी लिया जाए आपसे कौन सा एसिड, और ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या करता है, किल्स द जर्म्स, जर्म्स इन अवर फूड, हमारे फूड के अंदर जो जर्म्स उनको किल करता है। इसके अलावा क्या करता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, और एक्टिवेटिंग डाइजेस्टिव इंजाइम्स, डाइजेस्टिव इंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए ये क्या रहता है, एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो ये दो आप फंक्शन है वो याद रख सकते हो। इसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव इंजाइम इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं सिंपल बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम की इंपॉर्टेंट आपसे पूछी हुई है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, सिंपल आपको पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, ये आल्सो कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, इनको बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट का आपको याद रखना है, ये वो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस विच स्पीड अप, स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर प्रोसेस भी आप लिख सकते हो। जो सब्सटेंस हमारे किसी भी प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देते हैं उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। और बॉडी के अंदर यदि वो यूज हैं तो उनको बायोकैटलिस्ट बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारी डाइजेशन की जो स्पीड होती है ना, डाइजेशन प्रोसेस स्पीड है, स्पीड ऑफ डाइजेशन प्रोसेस इज एसन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, स्पीड अप कर देता है डाइजेस्टिव एंजाइम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको थोड़ा आइडिया मैंने दिया भी था कि यदि हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना हो तो एक सिंगल मील, एक टाइम का जो नाश्ता है या खाना पचाने में हमारी बॉडी को ईयर्स तक का टाइम लग सकता है, यदि हम अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे डिपेंड रहें कि अपने आप ही डाइजेस्ट करे। तो इसलिए हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम जगह जगह पे सिक्रीट होते हैं। पता था कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है इनको, ज़्यादातर एक्जोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। एक्जोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और इसमें आप एक दो एग्जांपल दे सकते हो इसका, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, या फिर हम बोल सकते हैं एंडोक्राइन, जो एक्जोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स है, जैसे सलाइवा है, सलाइवा के अंदर क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ये क्या करता है, स्टार्च जो हमारी बॉडी इसमें फूड में होता है ना, तो किस में तोड़ देता है, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस डेक्स्ट्रीन,
इस तरीके से आप एक दो एग्जाम्पल है वो दे सकते हो इसके अंदर। तो 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बता दिया। हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड इनटेक करते हैं ना, डाइजेशन की स्पीड, उसके ब्रेकडाउन की जो स्पीड है उसको काफ़ी हद तक ये बढ़ा देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसे हमारा जो सेकंड ब्लू बॉक्स है वही उसके क्वेश्चन रहते हैं। इसमें है हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो कैसे डिजाइंड होती है ये के अंदर होती हैं इस तरीके की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इनर वॉल पे, जो क्या करती हैं हमारे सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना, फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन उसको बढ़ा देती है। तो यदि आपने पार्ट्स देख ली हैं तो वहां पे हमने कंप्लीट इन क्वेश्चंस के आंसर है वो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने का मतलब ये है कि आपको कहाँ से कितना रिलेटेड लिखना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसकी लैंग्वेज समझो, और फिर ये देखो कि कितना पार्ट यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन करो। 2 नंबर में है तो डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट ही लिखना होता है। यदि 3 या 4 में आ जाए ना, फिर आप आगे पीछे का जो मैटर है वो भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट ब्लू बॉक्स देख लेते हैं, थर्ड ब्लू बॉक्स। What advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? मतलब हमारी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास वट एडवांटेज ओवर, ओवर मतलब ये बोला है आपसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर से बेटर क्या कुछ एडवांटेज होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है ना, वो क्या करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, मतलब हमको क्या चाहिए, एक प्रकार से ब्रीदिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका एक्सचेंज होता है उनके अंदर। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। और एनवायरमेंटल ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास, विच इज मच, या फिर बोल सकते हैं अबंडेंट इन एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट में अच्छी खासी अमाउंट में वो प्रेजेंट है एनवायरमेंट। और कितनी है, लगभग 21%। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ये क्या करते हैं, यूज डिजोल्ड ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर के अंदर जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसी को यूज कर पाते हैं। और O2 है ना, बहुत कम डिजोल्व होती है वाटर में। तो इसे आगे क्या लिख सकते हैं, सोलिबिलिटी ऑफ, सोलिबिलिटी ऑफ O2 इज वेरी लेस इन वाटर, वाटर में बहुत कम डिजोल्व होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती ही है वाटर के अंदर। तो क्या करना पड़ता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को, इस चीज से निपटने के लिए उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है ना, ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक organisms is much higher than terrestrial organisms। ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में है ही बहुत कम, तो इसके लिए उनको ज़्यादा बार सांस लेना पड़ता है हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। तो यही हम एडवांटेज लिख सकते हैं। अब इसमें एक्वेटिक का दिया है, इसमें एडवांटेज किसका पूछा है, टेरेस्ट्रियल का। तो टेरेस्ट्रियल वाले में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है ना वो काफ़ी कम होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। या फिर हम बोल सकते हैं उनको कम स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये भी ऐड कर सकते हो। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स नीड लेस स्ट्रगल, नीड आप लिख सकते हो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव टू डू लेस स्ट्रगल फॉर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए उनको लेस स्ट्रगल करने की जरूरत। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस। ये हम कर चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ग्लूकोज को किन किन तरीकों से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक अनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और फर्मेंटेशन 2 टाइप का हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, वैसे तो और भी टाइप रहते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन में हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन,
तो एक में तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है, जैसे जो एटीपी के ऊपर काफ़ी डिटेल है लिखी हुई है हमारी बुक के अंदर। तो और उसमें एक रिएक्शन सी टाइप में बना रखी है, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, या फिर बोल सकते हो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे पूछा हुआ आपसे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वो आपसे पूछा हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बींग्स। तो ये हम क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर वही क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं हमारे जो पार्ट्स में मिसिंग रहे हैं। और CO2 ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है। CO2 ट्रांसपोर्ट, तो O2 का ट्रांसपोर्ट तो किसके द्वारा होता है, हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन की वजह। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, HB को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम हीमोग्लोबिन। और कितनी अमाउंट होती है, लगभग ये लगभग 97% जो अमाउंट होती है ऑक्सीजन की वो हीमोग्लोबिन ही ट्रांसपोर्ट करता है। और कुछ अमाउंट है जो 3% O2 इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्ड फॉर्म इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिजोल्व होके है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, बची हुई कुछ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम सोल्यूबल होती है। अभी हमने पढ़ा था वाटर में सोल्युबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन जो CO2 है ना वो मैक्सिमम अमाउंट में, लगभग 70% अमाउंट होती है जो CO2 की इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ, बोल सकते हैं कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट आयंस इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होने की वजह से H2O के साथ मिलके क्या कर लेती है, ये H2CO3 है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और H2CO3 है ये H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में है वो अच्छे से डिजोल्व होकर आगे बढ़ती है। उसके बाद जो लगभग 23% जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ भी ट्रांसपोर्ट होकर आगे बढ़ती है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा कुछ अमाउंट है जो लगभग जो बच गई है 7% के आसपास, 7% किसके द्वारा भी ट्रांसपोर्ट होती है, आल्सो ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्ड फॉर्म। जो डिजोल्व होती है ना एज इट इज, यहाँ पे तो क्या है, ये रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना के आगे बढ़ती है। और कुछ है ये डिजोल्ड फॉर्म प्लाज्मा के अंदर सिंपली डिजोल्व हो जाती है और उसकी वजह से ये आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से आपको कुछ जो तरीके याद रखने हैं, इस तरीके से हमारी जो O2 और CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग है जो सारे क्वेश्चन है इस ब्लू बॉक्स के कर चुके हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ब्लू बॉक्स है वो देख लेते हैं, ब्लू बॉक्स नंबर 4। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन जब हम पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर जाइलम और फिलोएम की मैकेनिज्म किस तरीके से वो काम करते हैं, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके बाद का ब्लू बॉक्स है। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। हालांकि इसमें ह्यूमन बींग्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आपसे पूछा हुआ है कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसका फ्लो चार्ट मैंने बताया भी था, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं ह्यूमन बींग के अंदर तो किस किस से मिलकर बना होता है, ब्लड से, और फिर ब्लड वेसल्स एंड फिर हार्ट। तो इसमें कंपोनेंट पूछे हैं तो कंपोनेंट को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो। यदि क्वेश्चन आ जाता है लेंथी तो उसके बाद आपको कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है वो यहाँ पे समझाना पड़ सकता है, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कंपोनेंट्स में आप इन तीनों को ही जैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तीन में कम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, और यदि ज़्यादा में है तो उस बेस पे आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन के जो आपसे पूछा हुआ है उससे आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। इसमें यह भी बोला है कि फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट, क्या क्या फंक्शन है ब्लड के कंपोनेंट जो हम कंपोनेंट पढ़ते हैं उसमें, जैसे प्लाज्मा है, प्लाज्मा का फंक्शन लिख सकते हो। इसके अलावा जो सेल्स हैं ब्लड सेल्स, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ब्लड का सबसे मेन फंक्शन तो क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का और गैसेज का। इसके अलावा ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, एक पैसेज प्रोवाइड करती हैं जिसमें से ब्लड है वो फ्लो करता है हमारी बॉडी में से। और हार्ट क्या करता है, एक पंपिंग ऑर्गन का काम करता है, ये वो फोर्स जनरेट करता है जो कि ब्लड को
इस ब्लड वेसल्स में से पास होने में मदद करता है। तो ये पंपिंग ऑर्गन मतलब एक फोर्स जनरेशन का काम करेगा। ब्लड वेसल्स पैसेज प्रोवाइड करती हैं जिसमें से ब्लड है वो फ्लो करता है हमारी बॉडी में, और ब्लड का ही मेन काम होता है जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, गैसेज वगैरह है, वेस्टेज वगैरह है, उनको लेके बढ़ता है। तो फंक्शंस आप ऐसे अलग अलग लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं इनके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट है वो मिलता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट। और इसी फोर चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो बिल्कुल ही सेपरेटली आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यदि हम टू चैम्बर हार्ट की बात करें, टू टू चैम्बर हार्ट और या फिर थ्री चैम्बर हार्ट, थ्री चैम्बर हार्ट किस में मिलता है, खासकर रेप्टाइल्स में, एक क्रोकोडाइल को छोड़ के। तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट में ना जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स्ड फॉर्म में बढ़ते हैं आगे, मिक्स्ड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे सेपरेट होके क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि पहली बात तो इनके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। और पूछा है क्यों जरूरत है भाई सेपरेशन की, क्योंकि ये बड़े ही क्या है, इनके अंदर काफी एक्टिव ऑर्गेनिज्म होते होते हैं ये, या फिर बोल सकते हैं इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना, मेटाबॉलिक रेट इज मच हायर। बहुत ज़्यादा जो मेटाबॉलिज्म है, बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस है वो इनकी बॉडी में होती हैं, क्योंकि ये बड़े ही एक्टिव एनिमल्स होते हैं। वो लिख सकते हैं हम बिकॉज ऑफ दियर हाई एक्टिविटी। काफ़ी सारे जो ये हम बर्ड्स और मैमल्स पढ़ते हैं एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या है, हाई एनर्जी डिमांड रहती है। तो हम बोल सकते हैं टू कंप्लीट हाई एनर्जी डिमांड, हाई एनर्जी डिमांड है जो उसको कंप्लीट करने के लिए ये सेपरेशन की ज़रूरत है वो पड़ती है। तो थोड़ा सा लिख सकते हो बेसिक कि मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से क्यों होता है मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि बड़े ही एक्टिव एनिमल होते हैं और इसी के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से बनती है, रेस्पिरेशन से, ऑक्सीजन की वहाँ पे ज़रूरत होती है। तो आप ऐसे 3 पॉइंट है वो भी आपको इसके अंदर लिखने हैं। वैसे 2 मार्क्स से ज़्यादा ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाए। के बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। अब इसने पूछा है प्लांट्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, जाइलम एंड फिलोएम। और जाइलम एंड फिलोएम का आपको एक्सप्लेनेशन देना है, जो कि हम मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट वाले पार्ट में कंप्लीट अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है जो ये भी आपके वाटर से पूछा हुआ है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, स्पेशल एक अलग से टॉपिक बताया था उसी वीडियो सेशन में, जिसके बारे में भी मैंने बताया है। और इसमें आपको बताना है मेन जो याद रखना है, ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर, उनका आपको अच्छे से यहाँ पे जिक्र करना है, वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में या फिर हम पार्ट में हम बात करें इसके बारे में पढ़ चुके हैं, और फूड का ट्रांसपोर्ट भी कैसे होता है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। मतलब ये हमारे तीनों जो क्वेश्चन है ना वो एक पार्ट में, सेपरेट पार्ट में डिस्कस किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये ब्लू बॉक्स नंबर आपका 5th लास्ट ब्लू बॉक्स है जो कि, तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बाउमेन कैप्सूल, हेनलेज लूप, कलेक्टिंग डक्ट, वो स्ट्रक्चर। इसके अलावा फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, तो आपसे यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन पूछा हुआ है, कैसे होता है यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है वो आपसे पूछा हुआ है। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। तो जो यूरिन की अमाउंट है ना उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, को बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। हार्मोन और एंजाइम में क्या फर्क है, जैसे हमने एंजाइम में पढ़ा है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ये हार्मोन्स है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आपको इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा अच्छे से याद रखना पड़ेगा। और इसमें आपको क्या समझाना है फिर, मतलब क्या है एंटी डाययूरेटिक का, डाययूरेटिक मीन्स ये डाययूरेसिस से आया है, डाययूरेसिस। और डाययूरेसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यूरिन के जरिए जब लॉस ऑफ वाटर होता है ना उसी को हम डाययूरेसिस बोलते हैं। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, मतलब लॉस ऑफ वाटर है ना थ्रू यूरिन, उसको रोकना होता है। तो ये हार्मोन है जो क्या करता है, मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है,
मास्टर ग्लैंड्स होती हैं जो, और क्या करता है हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट से पहले जो डीसीटी है, डिस्टल कोनोलेटेड ट्यूब्यूल्स, वहाँ पे जो सेल्स होती हैं कुछ उनके ऊपर एक्टिवेट होता है। और हमने डिस्कस भी किया था जो डीसीटी का पार्ट होता है ना यूरिन फॉर्मेशन में, ये एक प्रकार का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कंडीशनल का मतलब यही चेक करता है कि यूरिन की अमाउंट कितनी प्रोड्यूस करनी है, कितनी हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम बात करें किसमें, समर में, समर टाइम में, इसकी वजह से ड्यू टू प्रेस, पसीना वगैरह जो आता है ना उसको प्रेस्पिरेशन बोलते हैं। प्रेस्पिरेशन, आवर बॉडी नीड या रिक्वायर मोर वाटर, ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है किसके लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़्यादा वाटर की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। उस केस में क्या होएगा, तो एडीएच हार्मोन इज सिक्रीटेड इन मच अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में आपको जो एडीएच हार्मोन्स है वो उस टाइम सिक्रेट हुआ मिलता है, और जो क्या करता है, विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन टीसीटी। टीसीटी के अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उसको इंक्रीज कर देता है, और जिसकी वजह से जो यूरिन है, हम बोल सकते हैं ड्यू टू विच यूरिन फॉर्मेशन अकर लेस इन अमाउंट, यूरिन है वो कम बनता है उस टाइम, क्योंकि वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो करवा देता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की। एंटी डाययूरेटिक का मतलब हमने पढ़ा था लॉस ऑफ वाटर को रोकता है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करवा देता है किडनी के अंदर। और दूसरी बात है, यदि विंटर की बात करें हम, विंटर में क्या होता है इसका जस्ट उल्टा, क्या हमारी बॉडी को विंटर में ना तो प्रेस्पिरेशन होता, और हम बोल सकते हैं इन विंटर आवर बॉडी रिक्वायर लेस वाटर, तो एडीएच हार्मोन सिक्रीशन गेट्स इंक्रीजेज, इसकी जो सिक्रीशन है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, सॉरी बढ़ेगी नहीं, यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीज तो हमने पढ़ लिया ना, तो यहाँ पे गेट्स डिक्रीजेज। और इस डिक्रीज की वजह से क्या होएगा, जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, और कम होएगा तो उसकी वजह से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरिन है वो बनता है सर्दियों में। तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म को हम कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। और ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, याद रखना आपको, डीसीटी, डीसीटी प्लस जो एफरेंट एट्रियोल्स है, एफरेंट एट्रियोल्स, ये दोनों मिलके ही एक स्ट्रक्चर बनाती है जो आप 11th क्लास में पढ़ते हो ढंग से, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है जहाँ पे इन चीज़ों का जो लेवल है वह कब एब्जॉर्प्शन करवानी है, कब मतलब कम एब्जॉर्प्शन करवानी है, या फिर यूरिन को रेगुलेशन करना है, वो इस पार्ट में किया जाता है। और एडीएच हार्मोन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो आप 11th क्लास में पढ़ते हो, लेकिन आपको यहाँ पे मेनली एडीएच की सिक्रीशंस है उसके बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर जरूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन मिल जाए आपको। तो एडीएच के बारे में हालांकि एनसीईआरटी में एक कुछ एक दो वर्ड ही हो सकता है मिले बड़ी मुश्किल से, तो यहाँ पे जो ड्यूरिंग समर और ड्यूरिंग विंटर वाला कॉन्सेप्ट है आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, किडनी किस पार्ट में आती है, किस सिस्टम का हिस्सा है, ये पूछा हो आपसे, जाहिर सी बात है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन का कौन सा क्वेश्चन है। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर के लिए। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या क्या जरूरत होती है, CO2 वाटर की, सनलाइट की और क्लोरोफिल की, ऑल ऑफ द अबो आंसर रहेगा। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात यहाँ पे कर रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन।
और ये कहाँ होता है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सिंपली O2 को यूज करके H2 है वो कन्वर्ट किया जाता है। डिटेल प्रोसेस 11th में आती है, सिंपल आप लोकेशन याद रख सकते हो। साइटोप्लाज्म में इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लूकोज का पायरूवेट में फूटना। यदि आपसे पूछता ना ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट, तब तो आ जाता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम सिंपली पढ़ते हैं ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है, केवल पायरूवेट। लेकिन पायरूवेट से CO2 और वाटर और एनर्जी टूटती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस होती है, न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है हमारी सेल की एक्टिविटी को। जाहिर सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ आर द फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? इसमें फैट का डाइजेशन से रिलेटेड पूछा हुआ है। और फैट का डाइजेशन मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक्सप्लेन किया था। वहां पे आपको किस किस का जिक्र करना है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पहले तो फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, और इसमें क्या होते हैं, जो बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं। इसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। बाइल जूस में क्या होता है? बाइल साल्ट होता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। दूसरा फिर होता है डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। और इसके लिए कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होता है? इसके लिए होता है भाई, फैट का ब्रेक डाउन करेगा लाइपेज एंजाइम। लाइप और लाइपेज है वो पैनक्रियाज भी सिक्रीट कर सकती है, के अलावा इंटेस्टाइन भी सिक्रीट कर सकती है। तो ये दोनों एंजाइम हैं मेनली, या इसको एंजाइम एक ही है, बस वो सिक्रीशन के सोर्सेज अलग अलग हैं। तो ये एंजाइम है जो वो फैटी एसिड, फैट को किस में तोड़ता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और यहीं पे आके हम मानते हैं कि फैट का डाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। हालांकि फैटी एसिड को भी आगे ब्रेक डाउन किया जाता है फर्दर, और उसके अंदर भी इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम है वही काम करता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? आपको पता ही है, पैनक्रियाज में तो हमारा फैट जाता ही नहीं है, तो पैनक्रियाज अपनी सिक्रीशन छोड़ता है डिओडनम पार्ट में। तो जितनी भी जो डाइजेशन है ना वो कहाँ होती है, ये याद रखना आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डिओडनम, वहाँ पे ज़्यादातर डाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। इसके अलावा जेजनम में कुछ बची हुई डाइजेशन है वो होती है, वरना वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम है वो शुरू हो चुका होता है फर्दर वाले पार्ट में, जेजनम और इलियम में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन का आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बचे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड? ये हम पढ़ चुके हैं। सलाइवा किससे सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवा का काम क्या होता है? मेनली सलाइवा का काम रहता है, एक तो हमारे जो फूड पार्टिकल्स है ना, हम बोल सकते हैं जो पीसी जो पार्ट फूड है, जो फूड को क्या करता है? ये एग्रीगेशन करता है। पीसी जो फूड गेट एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड टू फॉर्म बोल्स। एक प्रकार के जो गेंद टाइप में जब हम निगलते हैं उसको, तो जो भी फूड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसकी वजह से गेट एग्रीगेशन टू फॉर्म बॉल्स फॉर इजी स्वेलोइंग, उनको अच्छे से निगला जा सके, या फिर एनगल्फिंग भी हम बोल सकते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। एनगल्फ करने के लिए उसको हेल्पफुल करती है। इसके अलावा सलाइवा में क्या होता है? हमारा एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। और जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं। पी साइलेंट रहेगा इसके अंदर। टाइलिन क्या करता है? हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। अभी हमने वो रिएक्शन है एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि डाइजेस्टिव एंजाइम किस तरीके से हेल्प करते हैं। फर्स्ट सेकंड ब्लू बॉक्स था शायद, वहां पे देखा भी था किसका? सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? हमारा जो स्टार्च है, स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करेगा? यहाँ पे लिख सकते हो सलाइवरी अमाइलेज। और किसके अंदर? माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज और प्लस डेक्स्ट्रीन। ये क्या है हमारे? ये बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर है, बड़ा शुगर का मॉलिक्यूल है, या बड़े कार्बोहाइड्रेट हैं, इनको छोटे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ये एक पॉलीसैकेराइड है, हालांकि वहाँ पे डिस्कशन मैंने डिटेल में किया था इस पार्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में। और ये क्या है? माल्टोज आइसोमाल्टोज, ये हमारे डाइसैकेराइड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट? नेसेसरी कंडीशन क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? CO2 की अवेलेबिलिटी, H2O की अवेलेबिलिटी, क्लोरोफिल की भी
अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे, एंड सनलाइट भी होना चाहिए। इन सब की इंपॉर्टेंस वहाँ पे होनी चाहिए। और बाय प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जो कि वैसे ही बन जाता है, एक्स्ट्रा बन जाता है। फोटोसिंथेसिस का मेन मकसद क्या होता है? ग्लूकोज की सिंथेसिस का। ग्लूकोज सिंथेसिस है ना, वो तो है मेन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसके अंदर जो ग्लूकोज बनता है ना, ये तो है हमारा मेन प्रोडक्ट। जबकि जो ऑक्सीजन बनता है ना, वो बाय प्रोडक्ट है, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाता है, बाय प्रोडक्ट। प्लांट के लिए ये एक्स्ट्रा जरूर है, लेकिन एनिमल्स के लिए हम बोल सकते हैं ये बड़ा ही काम का प्रोडक्ट होता है। क्योंकि हमारी जो रेस्पिरेशन है, और खासकर प्लांट की भी रेस्पिरेशन है, वो भी वो ऑक्सीजन के ऊपर ही डिपेंडेंसी है। तो बाय प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पे। और रिएक्शन है वो लिख सकते हो। 3 नंबर में आए तो फोटोसिंथेसिस को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। और इसका जो डिटेल है, हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हालांकि हम कर चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें बोल सकते हैं ये अक्कस इन प्रेजेंस ऑफ O2। और एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रेजेंस में होती है ये, या फिर बोल सकते हैं अकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अब्सेंस में मिलेगी। और उसके बाद एरोबिक में और क्या बात लिख सकते हैं? टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि यहाँ पे किस में होती है ये? टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इसमें हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो निकलती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी लिबरेटेड। अच्छी खासी एनर्जी है वो निकाल सकते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट कितनी? 38 एटीपी एनर्जी है वो निकलती है। जबकि यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड। और कितनी अमाउंट में निकलती है एनर्जी? केवल 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं। इसमें हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं इसमें? CO2 एंड H2O बनता है। इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं? प्रोडक्ट्स हमारा लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, एंड या फिर और वर्ड सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि या तो लैक्टिक एसिड बनता है या फिर हमारा एल्कोहल बन सकता है। एल्कोहल ये किस में होता है? मसल्स में। और ये किस में होती है? ईस्ट में। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है जिसके अंदर एल्कोहल बनता है। और इसी एल्कोहल को हम किस में यूज करते हैं? जो एल्कोहलिक बेवरेजेज हैं, ड्रिंक्स हैं, उनको बनाने के लिए ईस्ट है, इसलिए यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप जो बेसिक डिफरेंस है वो इनके याद रख सकते हो, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को। तो हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और इसको तो सिंपली एरोबिक रेस्पिरेशन ही बोला जाता है। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है, जैसे क्रैब साइकिल है वो भी होता है। क्रैब साइकिल अक्कर लिख सकते हो, यहाँ पे क्रैब साइकिल अब्सेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और क्या होता है कि ETS सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ETS सिस्टम जो आप हायर क्लासेज में पढ़ते हो, यहाँ पे ETS सिस्टम का कोई रोल नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला जाता है इसको। तो हमारे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस तो दोनों में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे होता है क्रैब साइकिल। भी ऐसे में पूछे जा सकते हैं, ये आपके सीक्वेंस कहीं मिल जाए तो ETS ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जब हमारा ग्लूकोज इन स्टेप से गुजरता है ना, अभी हमारे टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल हैं वो बन पाते हैं। इस तरीके से ये डिफरेंस था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ साथ में ही कुछ पार्ट पूछा हुआ है। नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। एनारोबिक मोड किन के अंदर पाया जाता है? जैसे बात करें हम, ईस्ट के अंदर मिल जाता है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, और कुछ हमारी फंजाई भी होती हैं।
ईस्ट भी फंजाई है वैसे तो, कुछ फंजाई और बैक्टीरिया है ना, ज़्यादातर क्या करते हैं ये अनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो शो कर सकते हैं। उसके बाद हाउ आर द एल्वोलाई डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज का एक्सचेंज हो उसके लिए हमारी जो एल्वोलाई हैं वो किस तरीके से डिजाइंड हैं वो आपसे पूछा हुआ है। और एल्वोलाई के अंदर पहले तो आपको पता होना चाहिए एल्वोलाई होती क्या है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बैलून स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन द लंग्स, और क्या करती हैं, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। मैक्सिमाइज करती हैं डिफ्यूजन, मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज का एक्सचेंज हो उसके, और वो कैसे करती हैं, बिकॉज these कंटेन न्यूमरस ब्लड वेसल्स, इनके अंदर काफ़ी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज इनके अंदर ज़्यादातर प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं कैपिलरीज की वजह से क्या होता है, जो हमारा सरफेस एरिया है काफ़ी बढ़ चुका होता है, और इस तरीके से बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनके रूप में जो हमारी एलोलाई है वो प्रेजेंट होती हैं। और इसके अंदर देखें तो इस तरीके से इसका जाल बिछा हुआ होता है, ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर फैली हुई होती हैं, बिल्कुल इसको ढका हुआ रहता है। तो जो भी एयर है, एनवायरमेंटल एयर यहाँ पे एंटर करती है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहता है आपका एब्जॉर्प्शन, या फिर हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन, किसकी वजह से, जो नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स भी बोल सकते हो, कंटेन न्यूमरस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ऐसे ही बोल सकते हो, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है आपसे, एल्वोलाई का तो हम इतना ही बता सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा इसका डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन यदि लंग्स का पूछा जाए कि लंग्स को किस तरीके से डिजाइन किया गया है, तो लंग्स में आप बता सकते हो कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया वो ब्रांच बना के क्या बनाती है, ब्रोंकाई बनाती है, ब्रोंकाई फर्दर ब्रांचेज बना के प्राइमरी, ये प्राइमरी होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई बना सकती है, ब्रोंकाई फिर लास्ट में ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर एल्वोलाई होती हैं, और एल्वोलाई ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देती हैं। तो लंग्स का पूछा जाए तो आपको ट्रैकिया, ब्रोंकाई और इनको भी एक्सप्लेन कर देना है। यदि एल्वोलाई केवल 2 नंबर में पूछें तो ये 2 लाइनें आप लिख के डायग्राम है छोटा सा वो बना सकते हो। लेकिन यदि 3 नंबर में लंग्स का आ जाए तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और थोड़ा सा ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई क्या होते हैं इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our body। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट का, और यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए ना तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक एनीमिया डिजीज है वो हो सकती है। एनीमिया मतलब अरक्तता भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की अमाउंट जब कम हो जाती है। और एनीमिया होएगी तो इसके साथ में पहली बात तो आपने लिखना है एनीमिया होएगी, उसके बाद हमारी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है ना, O2 ट्रांसपोर्ट गेट्स अफेक्टेड, वो है ट्रांसपोर्ट अच्छे से इफेक्ट होएगा, मतलब हमारे इंपॉर्टेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है और ब्रेन है उनके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा शो होएगी सबसे पहले। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके नोट्स में नहीं आए हैं, इसलिए इनको समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या डिजीज होएगी, सबसे पहले तो हमारे जो एनीमिया डिजीज है वो होती है, एनीमिया डिजीज अक्कर हीमोग्लोबिन के अमाउंट कम होते ही। इसके अलावा जो हमारी लैक ऑफ वो बॉडी के अंदर होएगा। इसके अलावा हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड ब्रेन इफेक्टेड या गेट इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इफेक्ट इन्हीं पे पड़ता है, क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सर दर्द होना शुरू हो जाता है, और मैक्सिमम केसेस में सर दर्द का रीजन क्या रहता है, हालांकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो छोटे सर दर्द होते हैं ना उसका रीजन क्या रहता है, एक तो वाटर की कमी होती है बॉडी में, हम पानी नहीं पीते हैं टाइम पे, इसके अलावा
क्या होता है, हम जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अच्छे से ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहला इफेक्ट हमारे ब्रेन पे ही पड़ता है। ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है इसके लिए, इसकी फंक्शनिंग के लिए। तो सबसे पहला इफेक्ट है यहाँ पे ब्रेन का ही पड़ेगा। और ब्रेन में क्या हो सकता है, हमारा हेड एक वगैरह है वो हो सकता है। इसके अलावा और क्या मिल सकता है हमको, जो ड्राउजिंग है या फिर ड्राउजिंग ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस का मतलब चक्कर वगैरह आने हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से वाटर की वजह, कमी की वजह से भी, और खासकर हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। इसके अलावा हमारे जो अदर एक्टिविटी है, जो एनर्जी फॉर्मेशन बाय रेस्पिरेशन आल्सो डिक्रीजेज। तो एनर्जी है वो भी कम बनेगी हमारी किसके अंदर, रेस्पिरेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वहां पे भी। और खासकर जो हमारी मसल्स में जब एनर्जी कम बनती है, मसल्स के अंदर जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, लैक ऑफ O2 इन मसल्स, ये क्या शो करती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यहाँ पे हो सकता है। और उसकी वजह से क्या है, हमको फटीग, थकान है वो भी एहसास होएगा, हम चल फिर नहीं सकते अच्छे से। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स हैं वो नहीं बताए जा रहे हैं, बिल्कुल एक एक वर्ड, ये वर्डिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मेन आपको बताया जा रहा है कि आप क्वेश्चन का आंसर है ना किन किन पॉइंट्स के रूप में दे सकते हो, और आप अपने हिसाब से भी दो चार पॉइंट ऐड और कम भी कर सकते हो। इसके अलावा मेनली आंसर कभी भी ऐसा नहीं होता किसी हेल्प बुक से आप रट लो और उसको एज इट इज, जैसे वर्ड दिए हुए हैं इज का इज ही रखो। तो जरूरी नहीं है, आपको एक बार उसका कॉन्सेप्ट यदि क्लियरिटी है तो उस बेस पे आप अपने हिसाब से भी आंसर है उसको एक अलग लैंग्वेज में भी डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे डिट्टो नोट्स हैं वो बड़े कम प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश किया जा रहा है आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो, वहीं से आप आंसर तो खुद के भी डिजाइन कर लोगे। इस तरीके से आप अपने आंसर जरूर यहाँ पे डिजाइन करने की कोशिश करें। कुछ बातें हैं वो हालांकि मैं नोट करवा भी रहा हूँ। उसके बाद हम देख लेते हैं बचे हुए क्वेश्चन। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, वाई इट इज नेसेसरी। तो ये डबल सर्कुलेशन हम सर्कुलेटरी सिस्टम में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, हार्ट में से 2 टाइम्स पास होना ब्लड का। और ये क्यों जरूरी होता है और किन में होता है ज्यादातर जरूरी, ये उन्हीं में होएगा जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 4 चैम्बर्ड हार्ट का हमने डिस्कशन किस में किया था अभी, एव्स एंड मैमल्स में। 4 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से उस उनको क्यों जरूरी है, वही बात पूछिए आपसे कि उनकी सेपरेशन की क्यों जरूरत है या फिर डबल सर्कुलेशन की क्या नीड है उनको, वो हम एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फिलोएम, ये है हम देख लेते हैं किस तरीके से दोनों में डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। एक साइड में जाइलम और एक साइड में फिलोएम, इनका हम एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे। उसके बाद जाइलम क्या है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। और ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। हालांकि डिटेल हम कर चुके हैं, फिर भी डिफरेंस में आप जब लिखो ना तो ऐसे अलग अलग पैसेज बना के नहीं लिख सकते या फिर अलग अलग हेडिंग नहीं। तो डिफरेंस आपको टेबल में ही बताने होते हैं, और टेबल भी एक दूसरे से कंपैरेटिव बननी चाहिए। मतलब जो ये पॉइंट है ना वो उस जैसा ही पॉइंट लगभग वहां पे बनना है, थोड़ा सा डिफरेंस दिखना चाहिए। उसके बाद जैसे हम बात करें यहाँ पे हमारा यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। पढ़ा था हमने, बाई डायरेक्शनल मीन्स फूड है ना वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन वाटर की तो मूवमेंट किससे रहेगी, रूट से सूट सिस्टम की तरफ। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है वो देखा जाएगा। इसके अलावा बताना चाहो बता सकते हो क्या हो सकता है इसमें, ट्रांसपोर्ट अकर फ्रॉम रूट्स टू सूट सिस्टम। और इसमें ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट बिटवीन लीव्स एंड अदर पार्ट्स। अब बिटवीन क्यों बोला है मैंने, फ्रॉम क्यों नहीं बोला यहाँ पे, क्योंकि लीव्स को भी जरूरत होती है कई बार फूड की, जो नई लीव्स बनती हैं तो उस केस में हो सकता है आपका जो अदर पार्ट से जो फूड है वो लीव्स की तरफ लेके आया जा सके।
लेकिन यहाँ पे वाटर हमेशा रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होएगा और उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा शूट सिस्टम की तरफ। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं हम, यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, हमारा रूट प्रेशर। रूट प्रेशर एंड यदि हम बात करें ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल, ये दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, प्ले इंपॉर्टेंट रोल बोल सकते हो आप, इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे क्या है, नो रोल ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं नो डायरेक्ट रोल। थोड़ा बहुत रोल तो रहता है लेकिन नो डायरेक्ट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इन प्रोसेसेस का डायरेक्ट रोल नहीं रहता, लेकिन इतना जरूर है कि जाइलम में से जब वाटर ट्रांसपोर्ट करता है ना, उसी के जरिए हमारा जो फूड भी है वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जाइलम के जरिए नहीं होता। जाइलम का जो वाटर है फ्लोएम के अंदर जब एंटर करता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से, हायर क्लासेज में पढ़ते हो, तो उससे एक प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर से हमारा जो फूड है ना वो आगे की तरफ बढ़ता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ जो वाटर होता है ना, ये एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस। इसके अंदर एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है ना, इसके ये क्या है, हमारा एक एक्टिव प्रोसेस में आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो माना जाता है। क्योंकि यहाँ पे फूड है उसको जब हम सेल में लोड करते हैं, पहले उसकी कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा है और ज़्यादा फूड बनता जा रहा है, तो जब हम हायर कंसंट्रेशन में और ज़्यादा कंसंट्रेशन ऐड करते रहें तो उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि किस तरीके से हमने जो डिफरेंशिएट है वो किया है जाइलम और फ्लोएम का। इसके अलावा इनके कंडक्टिंग पार्ट भी बता सकते हो। जाइलम के कंडक्टिंग पार्ट कौन से होते हैं, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स इनके हमारे क्या रहेंगे कंडक्टिंग पार्ट। और इसमें कंडक्टिंग पार्ट का काम कौन करती हैं, स्टीव ट्यूब्स एंड सेल्स, ये मेनली क्या करती हैं, कंडक्टिंग पार्ट होती हैं। कंपेनियन सेल इनकी हेल्प करती हैं। और यहाँ पे बाकी तो जो पार्ट है वो सेम ही रहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा में, उनको तो आप यहाँ पे सिमिलरिटी नहीं बतानी होती जब हम डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंट चीज़ें बतानी होती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो हमारा एक्सरसाइज का, वो देख लेते हैं। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वुलाई एंड नेफ्रॉन्स। फंक्शनिंग को कंपेयर करना है और किसके रिस्पेक्ट में, उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। हालांकि इसमें यही बोला है कि लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई होती हैं और नेफ्रॉन होती हैं जो किडनी में, उनको स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग के बेस पे आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। और इसको भी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही टेबल से ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक साइड में हम लिख लेते हैं एल्वुलाई और एक साइड में लिख लेते हैं नेफ्रॉन। अब ये क्वेश्चन यदि 3 में आ जाए तो डायग्राम भी हो सकता है आपको बनाना पड़ जाए, रफ सा डायग्राम, ज़्यादा डिटेल में नहीं। और सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है वो इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं, ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। और ये कैसी होती हैं यदि हम बात करें इनकी, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर। और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके लिख सकते हैं हम, बाउमेन कैप्सूल होता है, बाउमेन कैप्सूल, टीटी होता है, हेनलेज लूप होता है, इसके अलावा डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट भी होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे हमारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है वो रहता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑन द सरफेस ऑफ एल्वुलाई। स्ट्रक्चर्स की बात है ये। अब इसके अंदर भी क्या रहता है, एक प्रकार का नेटवर्क होता है, हम बोल सकते हैं थिन ट्यूब्यूल्स या फिर कैपिलरीज। ब्लड की कैपिलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, फॉर्म्स नेटवर्क विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। एक ग्लोमेरुलस नाम की जो स्ट्रक्चर्स है ना वो यहाँ पे पाई जाती है और यहाँ पे ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा इनके फंक्शनिंग से रिलेटेड यदि हम बात करें, फंक्शनिंग, ऊपर स्ट्रक्चर था तो फंक्शनिंग में क्या करती है, यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेज टेक प्लेस। डिफ्यूजन भी लिख सकते हो या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी लिख सकते हो। एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसको करवाती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड
है वो होता है, यहाँ पे ये बात याद रखना, यहाँ पे कोई सिक्रीशन या फिर एंड रीएब्जॉर्प्शन ये प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है आपका, ये दोनों प्रोसेस होती हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन आल्सो टेक प्लेस। तो इस तरीके से यहाँ पे मेनली गैसेज का होता है, मेनली वहाँ पे फिल्ट्रेशन, मेन तो फंक्शन यही है। इसके अलावा ये दो प्रोसेस हैं, यूरिन फॉर्मेशन में हमने पढ़ी थी, यूरिन फॉर्मेशन में ही होती हैं ये प्रोसेस, यहाँ पे अब्सेंट होती हैं। फिल्ट्रेशन का काम है जो एलोलाई है वो नहीं करती। इस तरीके से, और यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें, हालांकि वो सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो ट्यूब्स के अंदर होती हैं, एलोलाई में नहीं होती, तो ये बात यहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो ये आप इतना भी लिखोगे तो भी सही है। 3 नंबर में आ जाए तो क्वेश्चन आपको इनके थोड़े से डायग्राम, एलोलाई का डायग्राम हमने पढ़ा था और नेफ्रॉन का डायग्राम काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है पार्ट के अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने आज कंप्लीट जो भी ब्लू बॉक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद भी कुछ सेशन रहेंगे इस चैप्टर के, जिसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कहाँ कहाँ आए हुए हैं, इसके अलावा एक्टिविटी भी आई हुई हैं, और इस चैप्टर से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाते हैं। कुछ आइडिया तो मैंने पार्ट्स में दे दिया है, और कुछ एक सेपरेट सेशन हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्टिविटी एंड डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए इसके काफ़ी पार्ट्स आप पढ़ सकते हो। हालांकि हमारा यदि देखा जाए तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके अलावा 2 पार्ट और रहेंगे, जिसमें एक पार्ट में आपको जो बताया है एक्टिविटी एंड डायग्राम, और इसके अलावा एक पार्ट में हम कुछ आते हैं मोर टू नो या फिर डू यू नो, इस टाइप के कुछ पैसेजेस आए हुए हैं हमारी इस चैप्टर में, तो काफ़ी आए हुए हैं, तो उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बड़ा काम करता है। फर्दर क्लासेज जो हायर क्लासेज के लिए फाउंडेशन का काम भी करेगा, और साथ में जो सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो वहाँ से भी अराइज होते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें।